क्लास 9th का बायोलॉजी चैप्टर दूसरा उत्तक टिश्यू। यहाँ जानेंगे उत्तक। तो उत्तक में पहले जानेंगे हम कोशिका के बारे में। तो कोशिका के बारे में जान चुके हैं, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका का इंग्लिश होता है सेल। तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक द्वारा बताया गया कि जो कोशिका है एक प्रकार का संरचनात्मक और एक इकाई मानी जाती है, क्योंकि ये जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक, यानी संरचनात्मक अर्थात संरचना बनाने वाली, क्रियात्मक मतलब कार्य करने वाली, ये इस एक इकाई होती है। इकाई किसे कहते हैं? तो इकाई वैसे भाग को कहते हैं जिसमें जिस कार्य को करने के लिए पूरे कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है और वो पूरा कंपोनेंट उपस्थित रहता है। लगभग 5 से 6 कंपोनेंट मिलकर एक कार्य को पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काई, राइबोसोम, ये सभी मिलकर अनेक ऐसी कन्निकाएं, कोशिकाएं छोटी छोटी मिलकर एक कोशिका का निर्माण करती है। अब है कोशिका। तो कोशिका का निर्माण इस प्रकार हुआ। अब कोशिकाओं के समूह से उत्तक का निर्माण हुआ। तो यहाँ से कोशिका के समूह अर्थात उत्तक के बारे में जानेंगे। करा समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं को उत्तक कहते हैं। उत्तक हम उसे कहते हैं जो समान कार्य करता हो, और कोशिकाओं का समूह उसे हम उत्तक कहते हैं। पौधे एवं जंतुओं के उत्तकों में तुलना, दोनों में अलग अलग होंगे, पौधों में अलग प्रकार के, जंतु में अलग। पादप उत्तक, उत्तकों के कोशिकाओं की विभाजन क्षमता उसके आधार पर होते हैं, अर्थात पादप बड़ा है, विशाल है या छोटा है, मध्यम है। ऐसे 2 उत्तक होते हैं। पादप उत्तक 2 प्रकार के हैं। पहला विभोज्योतकी उत्तक, दूसरा है अस्थायी उत्तक। विभोज्योतकी उत्तक, अस्थायी उत्तक। विभोज्योतकी उत्तक किसे कहते हैं? विभोज्योतकी उत्तक अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है, वयस्क नहीं, अवयस्क, जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। यानी वैसे उत्तक जिसमें विभाजन अभी होगा उसे हम बोलते हैं अविभाजित, अवयस्क। पौधों में वृद्धि का स्थान विभोज्योतकी उत्तक द्वारा बनता है। इसके आधार पर हम इसे शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतावेशी कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया विभोज्योतकी उत्तक के बारे में। विभोज्योतकी उत्तक जिसमें विभाजन होता है और इसे हम नगण्य अर्थात कोमल मानते हैं। ये विभाजन क्षमता के आधार पर नाम ही है विभोज्योतकी उत्तक। तो इसके 3 भाग होते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतावेशी। अब जानेंगे पार्श्वस्थ विभोज्योतकी क्या है। तो तने एवं जड़ के शीर्ष भाग में ये पाया जाता है तथा लंबाई में वृद्धि करता है। यह उत्तक प्राथमिक विभोज्योतक से बना होता है। ये जो बने होते हैं विभोज्योतकी का 3 भाग, उसमें प्राथमिक से बना होता है शीर्षस्थ विभोज उत्तक, जो शीर्ष पर पाया जाता है और लंबाई में वृद्धि करता है। दूसरा है पार्श्वस्थ विभोज्योतकी उत्तक। इसमें क्या है, जड़ तथा तना के पार्श्व भाग में होता है एवं द्वितीयक वृद्धि करता है। इससे संवहन उत्तक बनता है। पार्श्व विभोज्योतकी से संवहन उत्तक बनते हैं। प्रति वर्ष नए नए संवहन उत्तक बनते हैं और हर साल नए संवहन उत्तक का निर्माण होता है। हम छोटा सा काट यहाँ पर दिखाते हैं। इसमें बताया गया है ये ऊपर वाला भाग जो वृद्धि के लिए है शीर्षस्थ विभोज्योतकी, जो किनारे का है वो पार्श्व विभोज्योतकी, और जो अंदर अपना अलग संरचना प्रदर्शित कर रहा है इसे हम अंतर्वेशी विभोज्योतकी कहते हैं। तो ये विभोज्योतकी का हो गया शीर्षस्थ पहला, दूसरा हो गया पार्श्व और तीसरा हो गया अंतर्वेशी विभोज्योतकी। अब यहाँ जानेंगे हम अंतर्वेशी विभोज्योतकी या अंतर्विष्ट विभोज्योतकी, अंतर्वेशी विभोज्योतकी या अंतर्विष्ट विभोज्योतकी। अस्थायी उत्तक के बीच बीच भाग में पाया जाता है। ये बीच बीच भाग में पाया जाता है। यहाँ पर रुक रहा है, जहाँ पर भी गांठ जैसी उत्पन्न करेंगे। ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाते हैं। टहनी के दोनों ओर भी पाए जाते हैं। साथ ही में कितना बहुत सारा पत्ती में देखने को मिलता है
कि ऊपर से तो सपाट है, लेकिन उसका निचला भाग जो होता है कहीं कहीं गांठदार होता है। तो गांठदार बनाने वाला जो होता है उसे हम अंतःवेशी अंतःपृष्ठ विभोज्योतकी उत्तक कहते हैं। अब यहाँ जानेंगे दूसरा था अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक, विभोज्योतकी उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप अस्थायी उत्तक बनता है। विभोज्योतकी उत्तक से ही अस्थायी उत्तक का निर्माण होता है, जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। विभोज्योतकी उत्तक जब अपना विभाजन क्षमता खो देता है तो बन जाता है अस्थायी उत्तक, अर्थात अब इसमें विभाजन नहीं होंगे। जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है लेकिन कोशिका के रूप एवं आकार निश्चित होता है। यहाँ पर जो अस्थायी उत्तक है, यहाँ पर कोशिका की आकृति और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। द्वितीय अस्थायी उत्तक पार्श्वस्थ विभोज्योतकी या कैम्बियम कोशिकाओं से बनता है। संरचना के आधार पर अस्थायी उत्तक दो प्रकार के हो सकते हैं। संरचना के आधार पर अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। अब आता है यहाँ से कि अस्थायी उत्तक कहते किसे हैं। तो जब विभोज्योतकी उत्तक अपना विभाजन क्षमता खो देता है तो अस्थायी उत्तक का निर्माण होता है। अस्थायी उत्तक में विभाजन नहीं होता है। ये संरचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला सरल अस्थायी उत्तक, दूसरा स्थूलकोण अस्थायी उत्तक या कोलेनकाइमा, इंग्लिश होता है कोलेनकाइमा। सरल अस्थायी उत्तक, इनके अलावा कुछ विशेष स्रावी उत्तक भी होते हैं जिसका कार्य श्रवण होता है। सरल अस्थायी उत्तक वैसे उत्तक होते हैं जिनका कार्य ही सरल होता है, अर्थात ये अस्थायी जो उत्तक है इनका सरल रूप को हम बोलते हैं सरल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक समरूपी कोशिकाओं का बना होता है एवं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये जो अस्थायी उत्तक है, अस्थायी उत्तक का सरल रूप को हम सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं। और इसका जो है यानी कि आकार के आधार पर, समरूपता के आधार पर तीन भाग होते हैं। पहला है मृदु उत्तक, इंग्लिश होता है पैरेनकाइमा। दूसरा है स्थूलकोण उत्तक, इसका इंग्लिश होता है कोलेनकाइमा। तीसरा है ड्री उत्तक, जिसका मतलब अति इंग्लिश होता है स्क्लेरेनकाइमा। तो पहला आ गया मृदु उत्तक या पैरेनकाइमा, दूसरा है स्थूलकोण उत्तक या कोलेनकाइमा, तीसरा है ड्री उत्तक या स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ से अब जानेंगे मृदु उत्तक के बारे में। मृदु उत्तक वैसे उत्तक होते हैं, ये अस्थायी उत्तक होते हैं, साथ ही साथ सरल अस्थायी उत्तक होते हैं और एक निश्चित समय के बाद इन कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। इसी कारण इसे हम मृदु उत्तक या पैरेनकाइमा कहते हैं, मतलब विभाजन क्षमता खो देता है। दूसरा है स्थूलकोण उत्तक, ये भी अस्थायी और सरल अस्थायी उत्तक के बने होते हैं। ये किसी भी स्थान पर पौधे के किसी भी स्थान पर अपने को विभाजन क्षमता से बिल्कुल अलग कर लेते हैं और वहां से एक गांठ का निर्माण कर देते हैं और कोण रूपी संरचना प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है स्थूलकोण उत्तक। तीसरा हो गया ड्री उत्तक। ड्री उत्तक अर्थात अस्थायी उत्तक के ही भाग होते हैं जिनका विभाजन क्षमता पूर्णतः खो जाता है और ये मूलतः कठोर अवस्था में हमेशा पाए जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं ड्री उत्तक या स्क्लेरेनकाइमा। मृदु उत्तक, मृदु उत्तक कोशिकाएं जीवित गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती है, किसी भी आकार में पाया जाता है। कोशिका में सघन कोशिका द्रव एवं एक केंद्रक पाया जाता है। ये जो मृदु उत्तक होता है इसमें सघन कोशिका द्रव होता है और एगो उत्तक पाया जाता है, एगो केंद्रक के रूप में पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज अर्थात पेड़ पौधा में सेल्यूलोज पाया जाता है, तो हम बात भी कर रहे हैं सेल्यूलोज यानी पेड़ पौधा की। इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच रिक्त या अंतर कोशिकीय स्थान रहता है। कोशिकाओं के मध्य में एक बड़ी रसधानी रहती है। यह नए तने, मूल एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। ये जो होता है कॉर्टेक्स में पाया जाता है। कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस क्या है? कॉर्टेक्स अर्थात मृदु उत्तक का बाहरी भाग, एपिडर्मिस मृदु उत्तक का अंतः भाग होता है। अब जानेंगे मृदु उत्तक के कार्य क्या है। तो कह रहा है एपिडर्मिस के रूप में यह पौधों को संरक्षण देता है। पौधे के हरे भागों में खासकर पत्तियों में यह भोजन का निर्माण करता है। यह उत्तक भोजन के पार्श्व चलन में सहायता करता है।
आगे वो ऊपर नीचे पहुंचाने में। दूसरा है स्थूलकोण उत्तक। इसकी कोशिकाएं केंद्रक युक्त लंबी या अंडाकार या बहुभुजी जीवित अथवा रसधनी युक्त होती है। ये लंबी होते हैं, केंद्रक मुक्त होते हैं और अंडाकार भी होते हैं। इसमें हरित लवक होता है, इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, इसमें हरित लवक नहीं पाए जाते। एवं भित्ति में किनारे पर सेल्यूलोज होने से स्थूल होता है, स्थूल मीन्स कठोर होता है। इनमें कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, कोशिका के बीच गैपिंग, नो गैपिंग रहता है। यह उत्तक पौधे के नए भागों पर पाया जाता है। यह विशेषकर तनों के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त, पुष्पवृंत और पुष्पकलिका वृंत पर पाया जाता है, लेकिन जड़ों में नहीं पाया जाता। जहाँ जहाँ कटीला भाग बनना होता है ना पौधों में, पुष्पकलिका पर या शाखा कलिका पर, वहाँ यह पाया जाता है स्थूलकोण उत्तक। वहीं कांटेनोमी संरचना जो बनता है, कांटानोमी संरचना बनने का मूल कारण होता है स्थूलकोण उत्तक। इसका कार्य क्या है? यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है कार्य करने में। जब इनमें हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तब यह भोजन का निर्माण करता है। ये भोजन निर्माण भी करता है। कौन? स्थूलकोण। ये मृदुत्तक के भाग दिखाए गए हैं, ए और बी और सी। यहाँ पर बताया गया है, मृदुत्तक में बताया गया कि एक केंद्रक हुआ, ये कोशिका द्रव हुआ, इसमें भरा हुआ रसधनी हुआ, अंतर कोशिकीय स्थान हुआ, गैपिंग हुआ, यहाँ कोशिका भित्ति, ये पाया गया कोशिका भित्ति। जब झिल्ली के ऊपर झिल्ली हो तो उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। यहाँ कोशिका द्रव बताया गया, केंद्रक बताया गया, रसधनी बताया गया, अंतर कोशिकीय स्थान बताया गया, यहाँ पर स्थान है। कोशिका का प्राथमिक भित्ति ये हुआ, द्वितीयक भित्ति ये हुआ। हरित लवक भी इसमें पाए जाएंगे। जहाँ पर हरित लवक होगा वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होगी। अगला में दिखाया गया है कोशिका भित्ति में स्थूल, इधर भी दिखाया गया, इधर भी दिखाया गया। इसी का एक संरचना इधर है। केंद्रक दिखाया गया है, कोशिका द्रव दिखाया गया, रसधनी दिखाया गया। ये मृदुत्तक के ही भाग हैं, ये सभी मृदुत्तक के ही भाग हैं। अब जानेंगे ड्री उत्तक या स्क्लेरेन कायमा। ड्री उत्तक या स्क्लेरेन कायमा करा, इस उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी, सक्रिय तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इनमें जीवद्रव नहीं होता है, इसमें जीवद्रव नहीं होता है और नुकीला होता है, दोनों साइड नुकीला होता है। यह कॉर्टेक्स, पेरिक और सिएला संवहन बंडल, फ्लोएम और जाइलम। संवहन बंडल कब बनता है? तो जब जाइलम और फ्लोएम आपस में मिलते हैं तब संवहन बंडल का निर्माण होता है। ड्री उत्तक पौधों के तने, पत्तियों के सिरा, फलों एवं बीजों के कठोर आवरण, बीजा आवरण और नारियल के बाहरी रेशेदार छिलकों में पाया जाता है। ड्री उत्तक अर्थात कठोर आवरण, नारियल का जो बाहरी छिलका होता है वो बना होता है ड्री उत्तक का ही। कार्य इसका क्या है? ये पौधों में आंतरिक शक्ति प्रदान करता है एवं आंतरिक भागों की रक्षा भी करता है। सहायता करेगा अंदर में किसी भी भाग में, किसी भी परत में चोट ना पहुंचे, इसके लिए कठोरता प्रदान करता है। पौधों के बाहरी परतों में यह रक्षात्मक उत्तक के रूप में कार्य करता है, रक्षा भी पहुंचाता है। यह पौधे को सामर्थ्यता, दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करता है। पौधा में सामर्थ्यता अर्थात स्टेबिलिटी, दृढ़ता और लचीलापन, ये सभी को मतलब लचीलापन भी प्रदान करता है कि इधर उधर पौधा होने के बाद भी आसानी से पौधा खड़ा रह सके। ये बताया गया संकीर्ण लेमिना, ये बनाया गया है ड्री उत्तक का चित्र। दोनों साइड है त्रिकोणा भाग में। यहाँ लिग्निफाइड कोशिका भित्ति, ये लिग्निफाइड कोशिका भित्ति होता है, इसी के कारण ये लचीलापन भी होता है। पूछा जाता है लचीला ड्री उत्तक लचीला होने का कारण क्या है? तो इसका जो कारण है लिग्निफाइड कोशिका भित्ति का होना। अब एक कॉर्क कोशिका। कॉर्क कोशिका क्या है? कॉर्क कोशिका तो समय के साथ साथ जड़ तथा तने जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, इनकी बाहरी उत्तक विभाजित होकर कॉर्क कोशिका या छाल का निर्माण करते हैं। इन कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है, कारण इस पर सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। सुबेरिन नामक पदार्थ जमा होता है जिसके कारण ही कॉर्क का निर्माण होता है। पूछा जाता है कॉर्क का निर्माण कब होता है? तो जब सुबेरिन पदार्थ जमा होगा तब कॉर्क का निर्माण होगा। इन कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है, कारण इस पर सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा होता है। कॉर्क कोशिका का कार्य रक्षा करना है। इसे बोतल का कॉर्क और खेल के सामान बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कॉर्क अच्छा विद्युत रोधी एवं उष्मा रोधी भी होते हैं।
ये जो कॉर्क होते हैं इसका प्रयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं खेलने वाला सामान बनाने में, या अन्य प्रकार के बोतल के ढक्कन बनाने में। जैसे वो जो होता है महिलाओं के लिए आलता आता है, आलता का जो कवर बना होता है ऊपर का, वो जो बना होता है, अर्थात ढक्कन जो बना होता है कॉर्क कैम्बियन का ही बना होता है। और विद्युत रोधी अनेक प्रकार के और ऊष्मा रोधी भी अनेक प्रकार के वस्तु बनाई जाती हैं। तो ये थी कॉर्क कोशिका, जो पुरानी कोशिका के ऊपर परत दर परत जमा होने से बनती है। आगे है जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल अस्थायी उत्तक नाम से पता चला, जटिल अस्थायी उत्तक। एक ही तरह के दिखाई देने वाले कोशिकाओं से बने उत्तक को सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं, जबकि दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक जटिल अस्थायी उत्तक कहलाते हैं। ये जल, खनिज, लवण तथा खाद्य पदार्थों को पौधों के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम अथवा दारू इसी को बोलते हैं, फ्लोएम अथवा वास्ट इसे कहते हैं, वास्ट। जाइलम को दारू कहते हैं, दारू कोशिका, और फ्लोएम को वस्ट कोशिका भी कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है उसका मुख्य कार्य होता है खनिज, लवण और जल को नीचे से पत्ती तक पहुंचाना, यानी जड़ के द्वारा जमीन से लेके पत्ती तक पहुंचाना जल और खनिज लवण को। फ्लोएम का कार्य होता है जो पत्ती में भोजन बनता है उस भोजन को अन्य भागों में पहुंचाना। यहाँ देखेंगे जाइलम के 4 भाग हैं। उस भाग में पहला जानेंगे करावहिनिकाएं। करा इनकी कोशिका जो होती है लंबी होती है, जीव द्रवहीन होती है, उसमें जीव द्रव नहीं पाया जाता। दोनों सिरे पर नुकीला होता है, यहाँ दिखाया गया है दोनों सिरे पर नुकीला टाइप का होता है, यहाँ भी नुकीला टाइप का दिखाया गया। यहाँ जो दिखाया गया है ये वहिनिकाएं हैं, इसकी संरचना दोनों सिरा पर ये जो होते हैं कोन बनाते हैं। इसका कार्य क्या है, ये पौधे की यांत्रिक सहायता देता है एवं जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती में पहुंचाता है। ये हो गया वहिनिकाएं कार्य। दूसरा है वाहिकाएं। जाइलम का दूसरा भाग का नाम है वाहिकाएं। इसमें क्या है, इनकी कोशिकाएं मृत एवं लंबी नली के समान होती है। ये मोटे होकर वलयाकार, सर्पिलाकार, सीढ़ीनुमा गर्ती जलिका रूपी वाहिकाएं बनाती हैं। ये वाहिकाएं पौधे के प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम में पाई जाती हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कौन शीर्ष रूप में पाए जा रहे हैं, शीर्ष रूप में पाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये वाहिकाएं था पहला, ये वाहिकाएं है दूसरा। इनका कार्य होता है ये सभी जड़ से जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाते हैं। जो वाहिकाएं का कार्य था वही वाहिकाएं का कार्य। अब जानेंगे तीसरा जाइलम तंतु। ये क्या है, ये लंबे शंकुरूपी तथा स्थूल भित्ति वाले मृत कोशिका है और प्रायः काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। ये हमेशा द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। मृत कोशिका के होते हैं और भित्ति वाले होते हैं। इनका कार्य जो होता है ये मूलतः पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, लचीलापन देता है। यहाँ दिखाया गया है ये जाइलम तंतु के बारे में। चौथा इसका जो है जाइलम का चौथा जो भाग होता है उसका नाम है जाइलम मृदोत्तक। इसकी कोशिकाएं प्रायः पैरेनकाइमा एवं जीवित होती है, पैरेनकाइमा की बनी होती है, पैरेनकाइमेटस एवं जीवित होती है। तो ये जीवित अवस्था में होती है, इसी कारण इसका नाम है पैरेनकाइमेटस। अब इसका जो संरचना दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कोशिका द्रव और केंद्रक के रूप में। यहाँ पर यहाँ है अनुदैर्घ्य काट में जाइलम, जाइलम में दिखाया गया चारों भाग को दिखाया गया, वाहिकाएं हैं, वहिनिकाएं हैं, जाइलम, पैरेनकाइमा और केंद्रक को बताया गया। तो इस काट में जो है जाइलम के चारों रूप को दर्शाया गया है। अब इनका ये जो जाइलम मृदोत्तक है इनका कार्य जानेंगे। इनका कार्य होता है यह भोजन संग्रहण करता है, पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। साधारणतः जाइलम उत्तक पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है तथा जल एवं घुलित खनिज लवणों का संवहन जड़ से पत्ती तक करता है। फ्लोएम क्या है, ये था जाइलम मृदोत्तक के कार्य। यहाँ के बाद आता है फ्लोएम। फ्लोएम जाइलम की तरह फ्लोएम भी पौधे की जड़, तनाव एवं पत्तियों में पाया जाता है। ये निम्नलिखित 4 तत्वों के बने होते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है चलनी नलिका, दूसरा है सहकोशिका, तीसरा है फ्लोएम, यह
वाष्प तंतु और चौथा है फ्लोएम मृदुत्तक। पहला जानेंगे चलनी नलिकाएं। ये क्या है? चलनी नलिकाएं लंबी बेलनाकार छिद्रित भित्ति वाली कोशिकाएं होती है। दो कोशिकाओं की विभाजन भित्ति छिद्रयुक्त होती है जिसे चलनी पट्टी कहते हैं। ये चलनी जैसी संरचना प्रदर्शित करती है। कौन? फ्लोएम चलनी जैसी संरचना प्रदर्शित करती है और बेलनाकार होती है, इस कारण इसे कहा जाता है चलनी नलिका। तो चलनी नलिका किसका भाग है? फ्लोएम का भाग है। इसका कार्य क्या है? इस नलिका द्वारा तैयार भोजन पत्तियों से संचयन अंग और संचयन अंगों से पौधों की वृद्धि क्षेत्र में जाता है जहां इसकी जरूरत होती है। तो मुख्य रूप से चलनी नलिकाओं का कार्य होता है पोषक तत्वों को जरूरत वाले स्थानों पर पहुंचाना। ये पौधों में भोजन को वैसे स्थानों पर पहुंचाते हैं जहां पर भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये था चलनी नलिका के कार्य। सह कोशिकाएं, फ्लोएम की कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। दूसरा है सह कोशिकाएं। पहला था चलनी कोशिकाएं। सह कोशिकाएं चलनी नलिका के पार्श्व भाग में स्थित होता है, खास फलक में। यह लंबी और जीवित होती है, इसमें केंद्रक द्रव पाया जाता है। इसका कार्य होता है यह चलनी नलिकाओं के भोज्य पदार्थों का संवहन में मदद करता है। यहाँ दिखाया गया चलनी नलिका को, यहाँ दिखाया गया सह कोशिका को, यहाँ दिखाया गया चलनी पट्टी को, यहाँ दिखाया गया फ्लोएम को यानी पैरेन्काइमा को, इसी चित्र में दिखाया गया। यहाँ जानेंगे फ्लोएम तंतु क्या है। ये तीसरा हुआ, फ्लोएम का तीसरा भाग फ्लोएम तंतु। ये लंबी ड्री मजबूत स्क्लेरेनमाइटिस कोशिका से बने होते हैं। ये एंजियोस्पर्म से संबंधित होते हैं, एंजियोस्पर्म। कार्य इनका क्या है? ये फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनमें नगन बीज पाए जाते हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, उनकी जो तने होती हैं, बहुत कठोर होती है। किसके कारण? फ्लोएम तंतु के ही कारण होता है। फ्लोएम मृदुत्तक, चौथा रूप फ्लोएम का। यह जीवित लंबी एवं केंद्रकृत कोशिकाएं होती है। यह सह कोशिकाओं के निकट होती है। ये भी सह कोशिका के निकट पाई जाती है। इनका कार्य जो होता है, इनमें भोजन संचित रहता है तथा भोजन को संवहन करता है और यांत्रिक शक्ति का संचयन भी प्रदान करता है, यानी जिसको हम बोलते हैं उसको लचीलापन प्रदान करना। यहाँ से पादप ऊतक की एक दृष्टि में वृद्धि कैसे देखी गई है। तो पादप ऊतक के बारे में हम पढ़े थे, प्लांट टिश्यू के बारे में। उसमें बताया गया था दो प्रकार के होते हैं, एक विभोज्योतकी होता है, एक अस्थायी होता है। अस्थाई में बताया गया था कि शीर्षस्त्र होता है, 3 भाग होता है। शीर्षस्त्र पहला, दूसरा है पार्श्व, तीसरा है अंतर्वेशी। शीर्षस्त्र सबसे ऊपर और सबसे नीचे में जड़ में, पार्श्व बीच में जहाँ से कलियां निकलती है, और अंतस्थ के कारण ही वो उसका तना जो होता है चौड़ा मोटा होता है। अस्थाई, अस्थाई 2 प्रकार के, एक सरल ऊतक, एक जटिल ऊतक। सरल ऊतक 3 प्रकार के, मृदुत्तक, स्थूलकोण ऊतक, ड्री ऊतक। जटिल ऊतक 2 प्रकार के, एक जाइलम, एक फ्लोएम। जाइलम 4 प्रकार के। पहला है वहिनिकाएं, दूसरा है वाहिकाएं, तीसरा है जाइलम तंतु और चौथा है जाइलम मृदुत्तक। उसी प्रकार फ्लोएम के 4 प्रकार। पहला है चलनी नलिका, चलनी नलिका। दूसरा यहाँ बताया गया सहकोशिका, सहकोशिका। तीसरा यहाँ बताया गया फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु। चौथा यहाँ बताया गया है फ्लोएम मृदुत्तक, फ्लोएम मृदुत्तक। तो जाइलम 4 प्रकार के, फ्लोएम भी 4 प्रकार के। इस प्रकार जटिल ऊतक 2 प्रकार, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम भी 4 प्रकार, फ्लोएम भी 4 प्रकार के होता है। ये पूरा प्लांट टिश्यू के बारे में बताया गया है। जंतु ऊतक हम पढ़ चुके थे पादप ऊतक में। पादप ऊतक में पढ़े थे विभिन्न ऊतकों के बारे में, जो कि जाइलम और फ्लोएम महत्वपूर्ण था। जाइलम 4 प्रकार के, फ्लोएम भी 4 प्रकार के थे। अब जानेंगे हम जंतु ऊतक के बारे में, एनिमल टिश्यू।
करा उत्तक ऐसी कोशिकाओं के समूह हैं जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य के दृष्टिकोण से एक प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर एक सुव्यवस्थित अंग का निर्माण करते हैं। बहुकोशिकीय जंतुओं में निम्नलिखित 4 प्रकार के जंतुओं में 4 प्रकार के मुख्य रूप से उत्तक होते हैं। पहला है उपकला या इसी को बोलते हैं एपिथीलियम उत्तक, उपकला या एपिथीलियम उत्तक। दूसरा है संयोजी उत्तक, तीसरा है पेशी उत्तक, चौथा है तंत्रिका उत्तक। अब जानेंगे उपकला उत्तक या एपिथीलियम उत्तक के बारे में। तो कहा जा रहा है एपिथीलियम उत्तक अंगों की बाहरी परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करता है। एपिथीलियम उत्तक की कोशिकाओं का आकार उनके स्थान तथा कार्य के अनुसार अलग अलग होता है। कार्य भी अलग अलग, नाम भी अलग अलग। एपिथीलियम उत्तक सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एपिथीलियम 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सल्की या सल्काब एपिथीलियम, दूसरा है स्तंभाकार एपिथीलियम, तीसरा है क्यूबाइडल एपिथीलियम, चौथा है पश्चिमल एपिथीलियम। यानी कि एपिथीलियम जो पहला है उपकला या एपिथीलियम, वो 4 प्रकार के उत्तक का निर्माण करता है। उसमें पहला जानेंगे सल्की या सल्काब एपिथीलियम। सल्की या सल्काब करा ऐसे उत्तकों की कोशिकाएं चपटी तथा अत्यधिक पतली होती है। इन कोशिकाओं के केंद्रक या न्यूक्लियस भी चपटे होते हैं। सल्काब एपिथीलियम त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे उत्तक मुख गुहा, जीभ, ग्रासनली तथा आहार नाल के स्तर बनाते हैं। इनका कार्य आंतरिक अंगों को सुरक्षा देना तथा रक्त वाहिनियों एवं वायुकोश में पदार्थों के विसरण में सहायता देता है। विसरण देता है पदार्थों के, यानी जब कोशिकाओं की जरूरत होती है तो आने वाले प्रोटीन को आने देता है, यही विसरण का कार्य करता है, यानी विसरण में सहायता करता है। ऐसी सल्काब या सल्क एपिथीलियम स्तरिक सल्काभी एपिथीलियम कहलाता है। ये आंतरिक अंगों को सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है और जरूरत जिस पदार्थ का जरूरत होता है कोशिकाओं में, उसे आसानी से आने जाने के लिए छोड़ देता है स्वतंत्र रूप से। दूसरा है स्तंभाकार एपिथीलियम। ऐसे उत्तक एक ही स्तर में सजे स्तंभाकार कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिकाओं के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रसांकुर होते हैं। अवशोषण एवं श्रवण के अतिरिक्त ये अंग को यांत्रिक अवलंबन अर्थात सहारा भी प्रदान करते हैं। तो इसका मुख्य कार्य जो होता है, ये स्तंभाकार और कठोरता प्रदान करते हैं। तीसरा है क्यूबाइडल एपिथीलियम। इसकी कोशिकाएं घनाकार होती हैं। प्रत्येक कोशिका में एक स्पष्ट गोलाकार न्यूक्लियस होता है। यह लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, वृक्क नलिकाओं में पाए जाते हैं। क्यूबाइडल का मुख्य कार्य होता है वृक्क नलिका का निर्माण करना, लार ग्रंथि का निर्माण करना, श्वेत ग्रंथि का निर्माण करना। इसका मुख्य कार्य होता है छोटे से छोटे ग्रंथियों का निर्माण करना। अगला है पश्चिमाभी या पश्चिमल एपिथीलियम। शरीर के कुछ अंग जैसे ट्रैकिया गला के पास पाया जाता है कि सतह पर स्थित स्तंभाकार एपिथीलियम में सीलिया या पश्चिमाभ होता है। सीलिया सिलियरी गति के द्वारा श्वसन नली के भीतरी सतह पर म्यूकस या श्लेष्मा को एकत्रित नहीं रहने देता है। म्यूकस या श्लेष्मा को एकत्रित उसमें नहीं रहने देता है। यहाँ दिखाया गया है सल्की या सल्काब एपिथीलियम दिखाया गया है। बीच में न्यूक्लियस है और किनारे में जो भाग पाया जाता है साइटोप्लाज्म है। दूसरा दिखाया गया है क्यूबाइडल एपिथीलियम। इसमें भी न्यूक्लियस दिखाए गए हैं। अलग अलग इनकी संरचनाएं होती है, दिखाई गई। आगे दिखाया गया स्तंभाकार एपिथीलियम। ये स्तंभ की तरह होते हैं। इसमें बताया गया ये माइक्रोविलाई है और इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं बीच बीच में। यहाँ दर्शाया गया जिसमें सीलिया लगा हुआ है और बीच में न्यूक्लियस लगे हुए हैं। इसको बोलते हैं पश्चिमल या एपिथीलियम। एपिथीलियम उत्तक के विभिन्न प्रकार, ये जो चारों प्रकार हैं ये उपकला उत्तक के प्रकार हैं, जिसे हम एपिथीलियम उत्तक भी कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। अब जानेंगे इसका दूसरा भाग।
संयोजी उत्तक, दूसरा है संयोजी उत्तक। पहला था उपकला या एपिथेलियम उत्तक, दूसरा है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक वास्तविक रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संयोजी उत्तक, कंकाल उत्तक और तरल उत्तक एवं संवहनीय उत्तक। इसी को कहते हैं तरल उत्तक या संवहनीय उत्तक। यहाँ है वास्तविक उत्तक। वास्तविक संयोजी उत्तक क्या है? तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित उत्तक आते हैं। पहला है एरियोलर उत्तक। ये बहुल्यता में मिलने वाले उत्तक हैं। इस उत्तक के आधार द्रव्य या मैट्रिक्स में कई प्रकार की कोशिकाएं तथा 2 प्रकार के तंतु श्वेत और पीला पाए जाते हैं। कोशिकाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। इसमें जो पाया जाता है एलियोर उत्तक में, ये हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संयोजी उत्तक। इसके अंतर्गत जाने एरियोल उत्तक। इसके अंतर्गत है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट चपटी सखी होती है तथा ये तंतु बनाती है। दूसरा है हिस्टोसाइटस। हिस्टोसाइटस चपटी यानी अनियमित आकार की केंद्रक युक्त होती है। ये जीवाणुओं को भक्षण करता है। जीवाणु को भक्षण करने के लिए हिस्टोसाइटस। प्लाज्मा कोशिकाएं। प्लाज्मा कोशिकाएं गोलाकार या अंडाकार होते हैं। ये एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। ये एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। आगे मोस्ट कोशिकाएं। मोस्ट कोशिकाएं केंद्रक युक्त गोलाकार या अंडाकार होते हैं। ये रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए हिस्टामिन प्रोटीन, रुधिर के एंटीकोइलुंगेट के लिए हिपेरिन, कार्बोहाइड्रेट तथा रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ने के लिए सीरोटोनिन नामक प्रोटीन स्रावित कराता है। ये जो मोस्ट कोशिका होता है इससे ही हिपेरिन का निर्माण होता है, जो ब्लड को शरीर के अंदर जमने नहीं देता है। अगला है इस उत्तक में विभिन्न प्रकार के श्वेतकण जैसे लिम्फोसाइट, एरियोफिनिल, न्यूट्रोफिल भी पाए जाते हैं। यहाँ दिखाया गया है एरियोल उत्तक में सभी तंतु और सभी कोशिकाओं को। ये जो दिखाया गया है ये मोस्ट कोशिका है। ये जो दिखाया गया है लिम्फोसाइट है। ये जो दिखाया गया है ये हिस्टोसाइट्स है। ये जो दिखाया गया है ये धागे रूपी संरचना पीला तंतु है। ये जो दिखाया गया है ये प्लाज्मा कोशिका है। ये जो बताया गया है ये जो खाली स्थान है इसको बताया गया मैट्रिक्स। यहाँ जो बताया गया ये फाइब्रोब्लास्ट है। और ये जो ऊपर संरचना प्रदर्शित हो रहा है इसे बताया गया है श्वेत तंतु। तो इस प्रकार एरियोल उत्तक के ये विभिन्न प्रकार प्रदान होते हैं। श्वेत तंतु ये सखीय तथा अलचीले होते हैं। अलचीले अर्थात कठोर होते हैं। ये कोलेजन नामक पदार्थ से बने होते हैं। ये जो श्वेत तंतु होते हैं कोलेजन नामक पदार्थ से बने होते हैं। पीला तंतु ये सखीय या असखीय तथा लचीले होते हैं। ये लचीले होते हैं। ये इलास्टिन नामक पदार्थ से बने होते हैं। ये जो होते हैं पीले ये इलास्टिन से बना होता है। श्वेत जो होता है कोलेजन से बना होता है। एरिलोवायलर उत्तक के कार्य क्या हैं? तो यह त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। मांसपेशी को मांसपेशी जोड़ता है। यह विभिन्न आंतरिक रचनाओं को ढीले रूप से बांधकर उन्हें अपने स्थान पर रखने में मदद भी करता है। वसा संयोजी या एडिपोज उत्तक। वसा संयोजी या एडिपोज उत्तक। इन कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी होती है। यह उत्तक त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में आंतरिक अंगों के बीच तथा मेढक के वृक्क के शीर्ष पर स्थित वसा पुंजों में पाया जाता है। ये जो होते हैं जानवरों के वो जो बोलते हैं पेट, ये पेट की आकृति में वृद्धि करता है और इसके कारण उसका जो आकार होता है बढ़ जाता है। चर्बी जिसको बोलते हैं वसा होता है। यहाँ दिखाया गया है ये वसा बूंद है। ये फाइब्रोब्लास्ट ये यहाँ केंद्रक दिखाया गया है। यहाँ कोशिका द्रव है। इसमें रसधनी दिखाया गया है बीच का भाग। तो यहाँ पर बताया गया तंतु है। ये शून्य वसा कोशिका यानी कि इसमें कम से कम मात्रा में वसा होती है। तो ये था एडिपोज उत्तक के चित्र। अब बताया गया है इसका कार्य क्या है। वसा संयोजी उत्तक के कार्य एडिपोज उत्तक, इसी को बोलते हैं वसा संयोजी उत्तक को ही बोलते हैं एडिपोज उत्तक। कह यह उत्तक संचित भोज्य पदार्थों का कार्य करता है जिसका उपयोग आवश्यकता के समय होता है। ये ऑब्जर्व रखता है और जब ठंडा अधिक हो या अधिक गर्मी हो तो उस समय ये आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग किया जाता है वसा उत्तक का। यह बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करता है। अब यहाँ पर मसल्स ज़्यादा रहेगा तो जब इसमें चोट लगेगा तो इसमें बहुत कम चोट की अनुभूति होगी जहाँ पर वसा रहता है।
ठंडे प्रदेशों के जंतुओं के शरीर में यह ऊतक अधिक मात्रा में पाया जाता है। अभी बताए ठंडा से भी बचाता है। मोटापा वाला जो मोटा आदमी रहता है ओकरा ठंडा से बचावे लगी होना बहुत जरूरी है। अब ओकरा 2 दिन भूखलो रखेंगे मोटा आदमी तो कोई दिक्कत नहीं, का ओकरा पास बसा है। इस ऊतक के अधिक मात्रा में संचयन से शरीर मोटा हो जाता है। तो वसा के कारण ही शरीर क्या होता है, मोटा होता है, जिसको हम बोलते हैं चर्बी हो गया। श्वेत तंतुमय ऊतक, तंतुओं के बीच कुछ कोशिकाएं बिखरी होती है, इनमें मैट्रिक्स बहुत कम होते हैं। यह ऊतक टेंडन का निर्माण करता है जो मांसपेशियों को अस्थियों अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है श्वेत तंतु ऊतक का, इनका मुख्य कार्य होता है टेंडन का निर्माण करना, और टेंडन का कार्य क्या होता है, मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। लिगामेंट, लिगामेंट होता है तो हड्डी को हड्डी से जोड़ना, और जो टेंडन होता है वो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। अब है पीला तंतुमय ऊतक, इसमें मैट्रिक्स कम होते हैं एवं तंतुओं के बीच बीच में कई कोशिकाएं होती हैं। ये ऊतक अधिक मजबूत एवं लचीले होते हैं। यह ऊतक लिगामेंट का निर्माण करता है। लिगामेंट, लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। 2 चीज है, इसको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। पहला है लिगामेंट, तो लिगामेंट क्या होता है, हड्डी को हड्डी से लड़ाने का काम, हड्डी से हड्डी को। टेंडन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का मुख्य कार्य पूर्ण करता है। ये दिखाया गया मैट्रिक्स है, ये श्वेत तंतु है, ये पीलामय तंतु है, और ये केंद्रक जलिका जलावत कोशिका है, और इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मीय प्रवर्धक। तो ये दिखाया गया है श्वेत तंतु, पीला तंतु, और एक दिखाया गया है जलाव कोशिका। जलावन संयोजी ऊतक, जलावन संयोजी ऊतक में जानेंगे कंकाल ऊतक, ये 2 प्रकार के होते हैं। उपास्थि ऊतक, कॉन्ड्रियल, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, लैकून, पेरिकॉर्डियम, ये सभी मिलकर उपास्थि ऊतक का निर्माण करते हैं। दूसरा है अस्थि ऊतक, लैकुनी, कैनालुकुली, हाइबेरियस नलिका, हाइबेरियस, ये सभी मिलकर अस्थि का निर्माण करते हैं। उपास्थि और अस्थि में अंतर है। अस्थि जो होता है कठोर होता है, उपास्थि बहुत ही कोमल होता है। हड्डी का ही रूप होता है लेकिन ये कोमल होते हैं। जिसे बोला जाता है कान में 3 हड्डी पाया जाता है। सबसे छोटी हड्डी का नाम होता है स्टेपिस। तो ये कोमल कोमल हड्डियां भी पाई जाती हैं। कोमल हड्डी को हम उपास्थि के रूप में जानते हैं। तरल संयोजी या संवहनीय ऊतक, रक्त या रुधिर एवं लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। इनका अंतर कोशिकीय पदार्थ तरल होता है जिसमें कोशिकाएं बिखरी होती है, इसलिए इन्हें तरल ऊतक भी कहते हैं, इसलिए इन्हें तरल ऊतक कहते हैं। रक्त या रुधिर, रक्त या रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। इसमें रुधिर कणिकाएं तैरती रहती है। ये जो रक्त या रुधिर होता है इसमें रुधिर कणिकाएं तैरती रहती है। प्लाज्मा क्या है, यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा और थोड़ा क्षारीय द्रव्य है जो आयतन के हिसाब से हमारे रुधिर का 55% होता है। 55%, और शेष भाग में रुधिर कणिकाएं 45% में होती है। प्लाज्मा में यानी टोटल प्लाज्मा में 90% जल होता है। टोटल प्लाज्मा, हमारा रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा 55% है। अब प्लाज्मा का अध्ययन कर रहे हैं तो प्लाज्मा में 90% जल एवं 10% प्रोटीन और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। रुधिर कणिकाएं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पोसेल्स। इसी का नाम है लाल रुधिर कणिका का वैज्ञानिक नाम होता है इरिथ्रोसाइट। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है लाल रुधिर कणिका का नाम, वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। ये मुख्य रूप से ऑक्सीजन का वाहक होते हैं, ऑक्सीजन वाहक ही कहलाता है। जो लाल रक्त कणिका होता है ऑक्सीजन वाहक कहलाता है, वाहक। दूसरा है श्वेत रुधिर कणिका, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC। इसका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट, 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 ल्यूकोसाइट। इसे कहा जाता है, इसका जीवन काल 5 से 6 दिन होता है। इसे शरीर का सिपाही कहा जाता है, शरीर का सिपाही, क्योंकि ये बाहर से आने वाले जीवाणु विषाणुओं का भक्षण करता है, इसलिए इसे शरीर का सिपाही कहते हैं। तीसरा है प्लेटलेटस,
प्लेटलेटस। अब जानेंगे लाल रुधिर कणिका के बारे में। लाल रुधिर कणिका का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। इसका जीवन काल होता है लगभग 120 दिन। ये मुख्य रूप से ऑक्सीजन को वाहक के रूप में ब्लड से सर्कुलेशन करता है, मिलाता है। तो ये है लाल रुधिर कणिका। इसका वैज्ञानिक नाम होता है इरिथ्रोसाइट। श्वेत रुधिर कणिका जो होता है ग्रेनुलोसाइट, न्यूट्रोमोफिल, एरियोनोफिल, बेसिफिल, एग्रोनोफाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट आदि के रूप में छोटे छोटे कणिका के रूप में पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट बड़ी यानी अधिक मात्रा में श्वेत रक्त के कहते हैं। मोनोसाइट जब श्वेत रक्त कणिका की मात्रा कम होती है। रुधिर प्लेटलेटस या थ्रोम्बोसाइट। रुधिर प्लेटलेटस या थ्रोम्बोसाइट का कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है ब्लड को थक्का करना, यानी ब्लड जमाने में ये काम आता है। ये दिखाया गया है लाल रुधिर कणिका के बारे में। ये है लिम्फोसाइट, ये है थ्रोम्बोसाइट, ये है न्यूट्रोफिल, ये है एरियोनोसोफिल, ये है प्लाज्मा, ये है बेसोफिल और ये है मेढक का रुधिर कणिका। ये मेढक के रुधिर कणिका के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार ब्लड जो होता है 3 प्रकार का होता है और इसमें लाल ब्लड यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, दूसरा होता है श्वेत अर्थात व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स और तीसरा हमारा होता है रक्त पट्टिकाणु, जो मुख्य रूप से मदद करता है रक्त को थक्का बनाने। रुधिर प्लेटलेटस या थ्रोम्बोसाइट। तो रुधिर को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट भी। मेढक के रुधिर में छोटी छोटी तुर्की आकार के केंद्रक युक्त कोशिकाएं पाई जाती है। इन्हें थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। मेढक के ब्लड को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। रुधिर के 2 कार्य होते हैं। पहला है रुधिर द्वारा पची भोजन सामग्री ग्लूकोज, एमिनो अम्ल आदि अंतःस्रावी एवं उत्सर्जी पदार्थ गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का परिवहन विभिन्न अंगों में होता है। दूसरा है यकृत और पेशियों में जो ताप उत्पन्न होता है वह रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। इसे यानी रुधिर का ही काम होता है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ऐसे भी लड़ाई झगड़ा होता है तो हम बोलते हैं कि भाई इसको खून लगता है, ज्यादा हो गया है, यानी कि ब्लड का नियंत्रण वही करता है। शरीर के ताप का नियंत्रण में रुधिर का भूमिका महत्वपूर्ण होता है। प्लेटलेटस रुधिर को जमने में मदद करता है। ये भी करता है काम प्लेटलेटस को रुधिर में जमने में मदद। अब जानेंगे लसिका। लसिका क्या है तो इसका कार्य भी जानेंगे। पहले लसिका के बारे में जानेंगे। तो लसिका रुधिर का ही एक प्रकार है जिसका मुख्य कार्य होता है जब ये बाह्य रूप से स्रावी होते हैं तो उनको जमा करना अर्थात उनके ऊपर लेयर बनाना, रोकना। अब लसिका के कार्य की लसिका में मौजूद लिम्फोसाइट रोगाणु जैसे जीवाणुओं को भक्षण कर उनको नष्ट कर संक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं। जहाँ कटा वहाँ पर इसकी परत जमा हो जाएगी ताकि जीवाणु विषाणु अटैक ना करे। यह पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। ये पोषक पदार्थों को भी लाने ले जाने का कार्य करता है। लसिका शरीर के असंक्रामक तंत्र का निर्माण करता है। वही हुआ यानी जीवाणु विषाणु को अंदर जाने नहीं दिया। आगे पेशी उत्तक। इन कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले तरल सर्कोप्लाज्म कहलाता है। ये जो पेशी उत्तक होते हैं इनके अंदर पाए जाने वाले सर्कोप्लाज्म कहलाते हैं। भौतिकी और कार्यकी के आधार पर पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। भौतिकी और कार्यकी के आधार पर पहला रेखित या अनैच्छिक, दूसरा है रेखित या ऐच्छिक, तीसरा है हृदय पेशी। 3 होते हैं। पहला है अनैच्छिक, ऐच्छिक, हृदय पेशी। आरेखित पेशी उचित प्रकार के अभिरंजन से इसके अंदर अनेक पेशी तंतु देखे जा सकते हैं। आरेखित पेशी का संकुचन जंतु के इच्छाधीन नहीं है, इसलिए इसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। तंतु पर पट्टियां नहीं होती है, अतः इसे आरेखित पेशी तंतु कहा जाता है। आरेखित क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके ऊपर पट्टी नहीं होता। दूसरा नंबर, ये जो होता है हमारी इच्छा के विरुद्ध में काम करता है। हमारी इच्छा के अनियंत्रित रूप जो होता है उस पर ये कार्य करता है, इसी कारण इसे हम बोलते हैं अनैच्छिक।
आरेखित को ही बोलते हैं अनैच्छिक। आरेखित इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस पर तंतु नहीं होता है, और ये कार्य जो करता है अनैच्छिक कार्य करता है। जैसे अनैच्छिक कार्य में हो जाते हैं छींकाना, छींकाना, छींकना, या जब हमें ठंड महसूस होती है तो हमारे रुएं खड़ी हो जाती है, ये सब जो हो गए अनैच्छिक क्रिया हो गए। अब ऐच्छिक क्रिया में जानेंगे तो ऐच्छिक में आता है रेखित पेशी। ये पेशियां जंतु के कंकाल से जुटी रहती हैं और इसमें ऐच्छिक गति होता है, इसलिए इन्हें कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी कहते हैं। इसके अंदर की कोशिकाओं द्रव्य में सर्कोप्लाज्म, सर्कोप्लाज्म कहते हैं, जो इनके अंदर पाए जाते द्रव्य होते हैं उनको हम सर्कोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें अनेक माइक्रोफिब्रिल होते हैं। अब यहाँ दिखाया गया चित्र के माध्यम से सर्कोलामा है, माइक्रोफिलम है, केंद्रक है, गाढ़ी पट्टी है, हल्की पट्टी है। ये जो है रेखी पेशी का उदाहरण दिखाया गया कि इस प्रकार की रेखी पट्टी होती है। यहाँ दिखाया गया माइक्रोफिल है, केंद्रक है, सर्कोप्लाज्म है, ये जो है आरेखित पेशी को, ये अनैच्छिक क्रियाएं करती है और ये ऐच्छिक क्रिया करती है। अब एक होता है हृदय पेशी। तो हृदय पेशी नाम से पता चल रहा है हृदय के इर्द गिर्द पाया जाएगा। इस पेशी से हृदय की भित्ति या दीवार बनती है। दो तंतुओं को जोड़ की जगह में डिस्क रहता है, ये डिस्क का निर्माण करता है जिसके अंदर हृदय रहता है। तो हृदय में पाए जाने वाले पेशी को हृदय पेशी कहते हैं, या हृदय के ऊपर पाया जाने वाला पेशी हृदय पेशी कहलाता है। सर्कोप्लाज्म का केंद्रक है, ये डिस्क है, ये हृदय पेशी का उदाहरण है। अरेखित अर्थात अनैच्छिक, रेखित ऐच्छिक, और हृदय पेशी जो हृदय के चारों उसकी सुरक्षा के लिए होता है। अब जानेंगे तंत्रिका तंत्रिका उत्तक या तंत्रिकीय उत्तक, ये क्या है? तो हमारे शरीर में होने वाले सभी प्रकार की संवेदनाएं क्रियाएं जिनका समन्वय और नियंत्रण जिन कोशिकाओं द्वारा होता है, वो कोशिकाएं आपस में मिलकर ही तंत्रिका उत्तक का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखना होता है ये जो कलिकाएं हैं डेंड्राइट कला, यहाँ पर है डेंड्राइट, ये कहलाता है साइटन, यहाँ केंद्रक है और यहाँ पर एक जॉन है, ये है यूरिलेमा अच्छा, ये हो गया रेनवियर का नोड। यहाँ पर बताया गया है मज्जा अवसाद है, ये है तंत्रिका कोशिका। ये पूरे को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इन एक एक को हम जानेंगे। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये संवेदी अंगों से सूचनाओं को तुरंत ऑब्जर्व करते हैं, बहुत तीव्र गति से ऑब्जर्व करते हैं। डेंड्राइन इन सभी संवेगों को आगे पहुंचाने का कार्य करता है, जो साइट्रॉन तक जाता है, साइट्रॉन के बाद केंद्रक में जाता है, केंद्रक तुरंत इसको एक्सॉन को पास भेजता है, एक्सॉन से न्यूरोलेमा द्वारा, और रेन जो बीच वाला जगह बचता है इसी को हम बोलते हैं रेनवियर का नोड। प्रश्न यहाँ से आता है कि रेनवियर का नोड कहाँ पाया जाता है? तो यहीं पर पाया जाता है। ये हो गया मज्जा अवसाद, जो ये काला रूपी है। तंत्रिका उत्तक की इकाई न्यूरॉन, तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन। वृक्क की नेफ्रॉन, वृक्क का इकाई कहलाता है नेफ्रॉन और तंत्रिका तंत्र का कहलाता है न्यूरॉन। तंत्रिकीय कोशिका है। न्यूरॉन के निम्नलिखित पहला है एक कोशिका या साइटॉन, दूसरा है कोशिका प्रवर्धन या डेंड्रॉन, तीसरा है एक लंबी तंत्रिका तंतु जिसे एक्सॉन कहते हैं। यहाँ सभी को दिखाया गया, ये एक्सॉन है, ये साइटॉन है, ये डेंड्रॉन है, ये डेंड्राइट्स, तो ये सभी तंत्रिका उत्तक के भाग है। न्यूरिलेमा अछात, ये दिखाया गया न्यूरिलेमा अछात, ये जो है मज्जा अवसाद, ये बीच में जो बताया गया ये मज्जा अवसाद। रेनवियर का नोड जो रिक्त स्थान बचते हैं उसे रेनवियर का। गुच्छिका, ये गुच्छे रूपी संरचना प्रदर्शित करती है। अब है सिनेप्स, सिनेप्स किसे कहते हैं? तो जहां पर दो डेंड्राइन, जहां पर ये जो दो डेंड्राइट्स हैं आपस में मिलते हैं तो उस जगह को हम बोलते हैं सिनेप्स। एक्सॉन है, सिनेप्स है, यहाँ पर बताया जा रहा है यहाँ डेंड्राइट है, आपस में मिल आते हैं, इसी को सिनेप्स कहते हैं। यहाँ के ये जो है केंद्रक है और ये एक्सॉन है, यहाँ के बाद फिर मिला एक दूसरे से, ये जो मिलने वाले स्थान होते हैं इसी को कहा जाता है सिनेप्स। दो डेंड्राइट्स जहाँ आपस में मिलते हैं उसे कहते हैं सिनेप्स। ये है तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा सिनेप्स का निर्माण।
तो यहाँ तक होता है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक का मुख्य कार्य होता है शरीर में हो रहे जैविक कार्यों में जो संवेदनाएं उत्पन्न होती है उन्हें मस्तिष्क तक जल्द से जल्द पहुंचाना, ये कार्य होता है तंत्रिका उत्तक का। यदि व्यक्ति का तंत्रिका उत्तक किसी भी कारण दूषित हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो वह व्यक्ति अपने शारीरिक संबंधी सभी क्रियाओं को भूल जाते हैं और उस व्यक्ति को माइंडलेस कहा जाता है। अब यहाँ जानेंगे जंतु उत्तक। जंतु उत्तक के बारे में पढ़े थे, अब जानेंगे यहाँ एपिथीलियम उत्तक। इसमें सल्काब होता है, स्तंभाकार है, क्यूबॉइडल है, पश्चिमान। एपिथीलियम के 4 भागों। उसके बाद था संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक में वास्तविक संयोजी उत्तक, ये इसको कहते हैं एरियोलर, एडिपोज, श्वेत तंतुमय, पीला तंतुमय, जलाम्ल। ये हो गए वास्तविक संयोजी उत्तक के भाग। इसी के बाद है कंकाल उत्तक। कंकाल उत्तक में 2 होते हैं, अस्थि उपास्थि। अस्थि अर्थात हड्डी, उपास्थि मतलब कोमल। तरल संयोजी उत्तक, तरल मीन्स तरल, तो इसमें आ जाता है रुधिर और इसमें है लसिका। रुधिर जो होता है वो ब्लड को बोलते हैं और लसिका जो होता है ब्लड के ऊपरी सतह पर पाया जाने वाला। अगला है पेशी उत्तक। पेशी उत्तक होते हैं आरेखित, अनैच्छिक, रेखित, ऐच्छिक और हृदय पेशी जो हृदय को रक्षा पहुंचाता है। और ये हो गया तंत्रिका उत्तक अर्थात नर्वस सिस्टम। तो इस प्रकार ये सभी मिलकर एक जंतु उत्तक का निर्माण करते हैं।